नमस्कार। अभी मेरी उपस्थिति मधुबन में है और मेरे साथ सुभाषपा के बड़े नेताओं में शुमार अरविंद राजभर जी हैं और मैं सीधे इनका रुख करता हूं। मधुबन कैसे आगमन हुआ आपका? मधुबन में हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और मधुबन में संगठन विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। उसके उद्देश्य से भी हम आए थे अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी लेने के लिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इसके साथ-साथ मधुबन में कुछ ऐसी घटनाएँ भी घटित हुई थीं, जो कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं, उनके परिवार में व उनके गाँव में ऐसी घटनाएँ घटित हुई, उनके भी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए उनके गाँव में हम आए हुए थे। अरविंद राजभर जी मुखर होकर बोलने में माहिर हैं। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सिर्फ चुनाव के उद्देश्य से भ्रमण नहीं करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव प्रयास करती है कि हम ग्रामीण जनता से अपनी कनेक्टिविटी बना के रखें और ये चुनाव हो चाहे न हो, चुनाव सर पे रहे चाहे नीचे रहे, उससे हम हमारे सेहत पर या हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, जब चुनाव आयोग का घोषणा हो जाता है तो हमारी ऊर्जा दुगना हो जाती है, लेकिन हम हमेशा संगठनात्मक विस्तार के मूड में सदैव बने रहते हैं। इसलिए हम पूरे उत्तर प्रदेश से, मधुबनी नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करता हूँ और उत्तर प्रदेश के दौरे में सिर्फ चुनाव ही उद्देश्य मेरा नहीं रहता है, उद्देश्य संगठन विस्तार रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के उन समस्याओं को उठाने का प्रयास हम लोग करते हैं, जिन समस्याओं से गाँव के लोग जूझते हैं। अपनी समस्या को अपने अधिकारियों तक नहीं कह पाते हैं। अभी मैं घोसी विधानसभा में था, फिलहाल मैं मधुबन में हूँ। घोसी विधानसभा के एक गाँव में था, नोकहट गाँव में। वहाँ मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना के माध्यम से 5 गरीब परिवार का आवास आया हुआ था। किसी ने कंप्लेन कर दिया था, 4 महीने से आवास नहीं बन पा रहा था। मैंने इस चीज़ को महसूस किया, अगर मैं उस गाँव में नहीं जाता तो ये लोग ऐसे ही परेशान रहते। हमने तुरंत यहाँ के डीएम से, सीडीओ से, एसडीएम से, बीडीओ से सबसे बात करके उसको लाइन अप कराया और उन लोगों का घर बनना चालू हो जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से हम उनकी समस्याओं को देखते हैं, उन समस्याओं को कलेक्ट करते हैं, उन समस्याओं को कलेक्ट करके हमसे जो होने लायक होता है उसको मैं करता हूँ और जो बाबूजी से होने लायक रहता है उनको बता देता हूँ, ताकि हर चीज़ नोट डाउन रहे। जब सदन की पटल पर बात आवे तो गाँव, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की बात सदन में उठे और उनकी बेहतरी का कार्य हो। इसके लिए भी हम लोग घूमते रहते हैं। जब ग्राउंड पे आप आते हैं तो क्या कौन-सी वो चीज़ें हैं जिसका सामना आपको करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा सामना तो हमें करना पड़ा है बिजली बिल का। बिजली बिल से हर व्यक्ति, हर घर परेशान है। और मैं इन लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपने हमारे ताकत को बढ़ाया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पे विश्वास किया और नेताजी की बात को माना। उसी का परिणाम ये रहा कि कल 8 तारीख से जो बिजली बिल बकाया है, जितने भी गरीब परिवार के बकाया बिजली बिल हैं, इस पे मुख्यमंत्री जी एक मजबूत फैसला लेने जा रहे हैं। जो हम लोग कहते थे कि बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, तो सरकार ये निर्णय ले रही है या कल इसकी घोषणा भी हो जाएगी कि जितना भी बिजली बिल होगा उसका एक नॉमिनल अमाउंट उनको जमा करना होगा। बाकी मैक्सिमम जो है उसको माफ़ी के तौर पे ले जाएँगे लोग और एक एनओसी ले लेंगे कि हाँ, हमारा बिजली बिल जमा हो गया। तो इस पे भी हम लोग, दूसरी समस्या है स्वास्थ्य की। लोग वोट माँगते हैं, वोट लेते हैं, गाँव में चौपाल करते हैं, तमाम तरह की बात करते हैं कि हम जब जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। वो काम हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ। लेकिन हमारे में दूसरों में अंतर ये है, 1952 से लगातार एक योजना चल रही है कि अगर किसी के पास दवाई का पैसा, कोई इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु हो जा रही है या कोई गंभीर बीमारी से परेशान है, तो उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार पैसा देती है। लोग वोट माँगते हैं और हम लोग जब वोट माँगने जाते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि पिछली बार जिसको भी आपने वोट दिया, क्या आपने माँगा पैसा? नियम में है कि किसी भी पीड़ित परिवार के इलाज के लिए ₹500 से लेके 25 लाख रुपए तक का अनुदान होता है। और हम लोग इसलिए इस बात को कहते हैं कि हम लोगों ने अब तक 6.5 साल के कार्यकाल में 17.5 करोड़ रुपया दिलाने का काम किया है। 17.5 करोड़ रुपया गरीब जनता को दिया गया है और किसी को 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, मैक्सिमम 25 लाख रुपया दे करके गरीबों का इलाज कराया जा रहा है। तो इसको भी गाँव में हम लोग बताते हैं, तो इसको जान कर लोग उत्साहित भी होते हैं कि ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग ज़रूर याद करेंगे। इसके साथ-साथ गाँव में जाने के बाद, जैसे चाहे कोई भी सरकार हो, इवेन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो, सारे लोग विकास का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर गाँव में जाके देखा जाए तो विकास सिर्फ एक नाम मात्र का रह गया है। गाँव में जाने के बाद इस चीज़ को उजागर करने का काम हम लोग करते हैं। जिस गाँव में अभी मैं पिछले गाँव में था, उस गाँव में जाने के लिए रास्ता नहीं था। मैं दूर खड़ा था, गाड़ी दूर खड़ी हुई, गया मैं। जिसके दरवाजे पर जाना था उसके 13 साल के बच्चे की मृत्यु हुई थी। मैं दूसरे के दरवाजे से होकर गया, मैंने पूछा कि यहाँ रास्ता, तो साहब कोई रास्ता नहीं। इस पे सरकार का फोकस होना चाहिए। हम लोग जो गाँव-गाँव घूमते हैं
और जब जब हम लोगों को मौका मिलता है तो इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं कि आज़ादी के लगभग 77 साल होने के बावजूद और 1952 से वोट देने के बाद भी अगर गांव में पगडंडी न हो, खड़ंजा न हो, आरसीसी न हो, इंटरलॉकिंग न हो, तो फिर ऐसे लोकतंत्र में ये जनता क्यों वोट करे। और एक जो सबसे अहम चीज़ है जो देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव का युवा अब जागरूक हो रहा है, वो अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वोट देने से पहले सोच रहा है, समझ रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे मांगना क्या है। आज के समय में मांगने से मिलता नहीं है। गांव में जाने के बाद हम युवाओं को उत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो। जाति, धर्म, ऊंच नीच ये सारे भावनाओं को त्याग दीजिए और अपने विकास के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। जैसे अभी एक उदाहरण हम लोग लगातार देते रहे हैं, लड़ाई भी लड़ते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा कैसे लागू होगी। कई बार हमारी बहस भी हुई, सरकार में थे तब भी सदन के अंदर भी इसकी चर्चा हुई और मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि मेरी इस बातों की स्वीकारता देते हुए उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में उसकी स्थापना किया। विगत 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। अटल आवासीय विद्यालय में गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया। कहीं ना कहीं ये हमारे नेताजी की सफलता है। हमारे नेताजी ने जो कहा उसको सरकार करने का कार्य कर रही है। उससे भी बड़ी बात जो है, जिस आरक्षण को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, 27% आरक्षण, जिसकी बात 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश जी को निर्देश दिया था कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। सारे क्षेत्रों में वही लोग बड़े हैं, वही लोग आगे बढ़े हैं। जो जातियां छूट गई हैं उसका डिवाइडेशन करके उनको लाभ दे दिया जाए। अखिलेश जी की सरकार ने उस पर अमल नहीं किया, उसको अवॉइड कर दिया। हम लोग लगे रहे। माननीय नेताजी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी, 27% आरक्षण का डिवाइडेशन हुआ, 7, 9, 11 में उसको बांटा गया। आज मजे की बात यह है कि मैं लड़ता रहा, जब तक सरकार में रहे लड़ते रहे, सरकार से हटने के बाद भी लड़ते रहे और हमारी लड़ाई, हमारे कार्यकर्ताओं के संगठन, हमारे कार्यकर्ताओं की एकता और माननीय नेताजी की आवाज में जो बुलंदी है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को बाध्य कर दिया। अभी 4 दिन पहले रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो नेताजी के माध्यम से बनी थी, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करने के लिए तैयारी बना ली है। अब जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं ओबीसी में, जो आज तक अपनी आरक्षण का लाभ नहीं पा पाए हैं, नौकरी में नहीं जा पाए, ग्रुप ए बी सी डी में नहीं जा पाए हैं, अब ऐसे लोगों को उसका अवसर मिलेगा, लाभ मिलेगा। जो गरीब परिवार अपने बच्चे को नौकरी में नहीं भेज पा रहा था उसको भी नौकरी मिलेगा, वो भी खुशहाल होगा, वो भी आगे बढ़ेगा। अरविंद राजभर तेज तर्रार नेताओं में शुमार हैं। जो बातें आप बोल रहे हैं बिजली विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, तमाम ऐसे परिवार हैं जो एक बल्ब जलाते हैं, नॉर्मल तरीके से एक पंखे में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके घर भी 50,000 40,000 की चिट्ठियां पहुंच जाती हैं। तो ये निदान कब तक मिलेगा? आपने भी बहुत, ये हमको लगता है कि आपके हिसाब से छोटी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इससे भी छोटी एक समस्या है। जिसके घर में बिजली का बल्ब भी नहीं है, कनेक्शन भी नहीं है, आधार कार्ड लेकर के मीटर उसको थमा दिया गया, मीटर वो अपने टाटी में टांगा हुआ है, कनेक्शन नहीं है, उसका भी 20,000 बिल आया हुआ है, उसका भी 20,000 बिल आया हुआ है। जिसके घर में एक बल्ब भी नहीं है, एक पंखा भी नहीं है। लेकिन अरविंद राजभर को जब इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, बोले, तो लोगों में एक उम्मीद जग रही होगी वीडियो के माध्यम से, जो लोग देख रहे हैं, निदान क्या है इसका, हल कैसे निकलेगा? कल के बाद से निदान चालू हो जाएगा। कल संभवतः 8 तारीख है, कल संभवतः 8 तारीख है। सरकार को भी हम लोग घेरे हुए हैं और सरकार भी हम लोगों की तरफ ध्यान आकृष्ट की हुई है, क्योंकि हम हमेशा इस बात के भी 5-6 दिन पहले हमारी खुद मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी और मैंने इन्हीं 2-3 मुद्दों पर, क्योंकि बिजली बिल को लेकर के जो हम लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रमुख सचिव से बोल करके हमको बुलवाए थे, मैं मिला भी था उनसे। मैंने यही बात उनको ब्रीफ किया कि अगर 2024 में आप चाहते हैं कि सरकार बने और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट अगर जीतना चाहते हैं तो बिजली बिल की समस्या पर फोकस करिए। बिजली बिल की समस्या अगर समाप्त तो सारी समस्या समाप्त। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया, वही बताया कि 8 तारीख के बाद इस पे सारा काम चालू हो जाएगा और जो लोग भी इस काम में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। आपके बगल में प्रमोद मल जी खड़े हैं। इस क्षेत्र के इनके पिताजी कई बार प्रधान भी रह चुके हैं। पिछले चुनाव में कुछ ही वोटों से ये शिकस्त खा गए। किस तरह की ऊर्जा भर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में? हमारे कार्यकर्ता हमेशा ऊर्जावान रहते हैं और प्रमोद भाई हैं, इधर पीछे विनोद जी हैं, ये लोग, क्योंकि यहाँ चुनाव कैंपेन मैं भी किया था, पैदल मार्च मैंने भी किया था,
कुछ कारण से, कोई भी कारण रहा होगा जिसके वजह से हम असफलता की प्राप्ति कर पाए, सफल नहीं हो पाए। लेकिन कैंपेन करने के समय जिस चीज़ की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रही थी, घरों से मिल रही थी, वो यही मिल रहा था कि जिस प्रकार से आप सभी लोग जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय किए हैं, उसी का परिणाम रहा है कि हम बम्पर वोटों से जीते, मतलब बम्पर वोट पाए। समाजवादी पार्टी जो अपने विकास का ढिढोरा पीटती थी, उसका क्या हश्र हुआ है वो सब जानते हैं। हम ये मानते हैं कि मधुबन नगर पंचायत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है और इस स्तंभ को आने वाले समयों में जीत का ताज यही पहनेगा। अभी हमारी डिस्कशन हुई है, हमने कहा कि अब मेरा यहाँ आने का क्रम ज़्यादा होगा। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जिस दिन उसकी घोषणा हो जाएगी उस दिन हमारा नेता जो है यहाँ का अध्यक्ष होगा। चलिए, समाजवादी पार्टी का आपने नाम लिया है, एक सवाल मैं उस पे कर लेता हूँ। अभी जो चुनाव हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी ने आप लोगों को पटखनी दी है। पूरा दम लगाया गया था आपके पार्टी के द्वारा भी, चूँकि गठबंधन में थे आप लोग, लेकिन सफलता मिल नहीं पाई। इसको कैसे इसकी भरपाई करेंगे और आने वाले चुनाव में किस तरह उभरेंगे आप लोग? विपरीत परिस्थितियों में भी 80,000 एवं वोट पाना, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मेहनत और ताकत को दिखाती है। जहां जनता मूड बना ले, 2014 में भी एक बयार बही थी। 2014 में कांग्रेस एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया और कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया और देश पर कई साल तक शासन भी किया। कांग्रेस के लोग अस्वस्थ थे कि एक नहीं 10 मोदी आ जाएं, कुछ नहीं हो पाएगा, और ऐसी बयार बही कि सब हवा में हो गए। जनता जब मूड बना लेती है तो कितनों बड़ा ताकत किसी के पास हो, मेरी क्या बिसात है, कितनों बड़ा कोई ताकतवर हो, कितनों मजबूत संगठन हो, लाख रुपया हो, लाख पैसा हो, उसके जनता के मूड को कोई बदल नहीं सकता है। घोसी जिसका आपने चर्चा किया है, वहां मैं अपनी जीत समझता हूं। खाली अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, मैं इशारा कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी खाली चुनाव लड़ गया होता तो लाख विरोध के बाद भी वहां पताका सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का टांगा जाता। खाली बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ गई होती तो। लेकिन पूरे प्रदेश में, देश में डंका पीटा जा रहा है कि घोसी के चुनाव को रोल मॉडल बनाया जाएगा और आगे की शुरुआत इसी अंदाज में रहेगी। ऐसा सोच होगी लोगों की, एक सीट से कुछ होता नहीं है। इस बात को देखा जाए अगर, तो 2017 के बाद 18 में गोरखपुर का उपचुनाव हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, उनकी सीट हटी थी, चुनाव हो गया था और वहां भी बड़ी ताकत झोंकी गई थी। समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। 19 में क्या हुआ? 19 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। तो कुल मिला जुला करके घोसी का चुनाव, इसको मैं भी कैंपेन कर रहा था। मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो ताकत झोंका, लगभग 355 बूथों में से 210 बूथों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने विजय पताका लहराया और 42,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को 210 बूथों से ट्रांसफर करा दिया। तो ये हमारी जीत है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का वोट कहाँ गया कहाँ नहीं गया वो समझे, वो अपनी समीक्षा कर लें। लेकिन हम इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं रखेंगे कि वहां हार में भी मेरी जीत हुई, घोसी की हार में भी मेरी जीत हुई। 80,000 लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके उन्होंने किया और उन्होंने ये भी नारा लगाया था कि इस चुनाव से न देश की सरकार गिरनी है न प्रदेश की सरकार गिरनी है, तो हमें व्यक्ति को बदलना है, व्यक्ति को हटाना है, और लोगों ने वही किया। तो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जिसने जितना मेहनत किया उनको धन्यवाद, जिसने जितनी ताकत झोंकी उनको धन्यवाद, जो विधायक बना उसको भी बधाई और धन्यवाद, शुभकामनाएं ढेर सारी। अच्छा काम करेंगे तो आगे भी अच्छा होगा। चलिए, पहली बार विरोधी नेता से धन्यवाद भी सुनने को मिला है, लेकिन पूर्व राज्य मंत्री और अरविंद राजभर जी को आप सुन रहे थे, इनकी बातों से आप कितना संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।